हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है। प्रीवियस ईयर जो कि 9 जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब रिसेंटली जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप लोगों को बता दूं प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के भी मैंने जो है प्रीवियस ईयर करवाए हैं। 2022 2 दिसंबर वाला हुआ था, उसके जो है अभी स्टार्ट करवाए। अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं डेली जो है 1 से 2 क्लासेज जो है प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की क्लास लेती हूँ, फिर कॉन्सेप्ट की भी क्लास देती हूँ और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट होती है, वो जो है मैं बताती रहती हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप लोग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पेशली सी टेट की, तो आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है अपना जो है आगे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब सीडीपी देखिए, सीडीपी को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तो फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो पेडागोजिकल सेक्शन होता है उसमें मैं एलिमिनेट करके कैसे आप लोगों को जो है पेडागोजी को सॉल्व करना है वो सिखाऊंगी। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप जो है सी टेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बेस्ट है, मैं यही सजेस्ट करूंगी। क्योंकि अभी तक का पूरा जो क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोगों का कहीं ना कहीं क्यों रिपीट होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आपका 2011 से पेपर हो रहा है, तो आप लोगों के पास ऑफलाइन के भी पेपर हैं और ऑनलाइन के तो मैं प्रैक्टिस करवाई रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब रही बातें, आप लोग जो है मेरा काम था बताना और मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही में सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है किससे? आनुवांशिकता से। बिल्कुल, जो हमारा विकास है वो हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है, शिक्षा से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे भी हमारा विकास होता है, हमारी संस्कृति से भी होता है, सामाजिक जो नीतियां हैं उनसे भी होता है। तो मतलब यहाँ पे तो चारों ही सही है। तो चारों ऑप्शन कहाँ पर है? हाँ, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि चारों ही चीज़ें जो है विकास को प्रभावित करती हैं, विकास चारों से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल, जो विकास होता है एक व्यवस्थित रूप से, आप लोगों को पता ही है सिरोगामी होता है। क्यों बोला जाता है? कि क्योंकि सिर से पैर की ओर जो है विकास होता है। तो लेकिन हर एक व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग तरीके से, क्योंकि स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। विकास जो है व्यक्तिगत होता है। कहने का मतलब है, एक बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तो उसकी डेवलपमेंट अलग ही देखने को मिलेगी, और एक को नहीं समझ में आया तो उसकी डेवलपमेंट अलग, लेकिन व्यवस्थित रूप से जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अव्यवस्थित रूप से होता है किसी भी विशिष्ट पल में अचानक से नहीं, अचानक से विकास नहीं हो जाता। पूरे विश्व में सभी बच्चे एक समान दर से होता है। बिल्कुल, एक समान दर से तो विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी बच्चे जो है व्यक्तिगत रूप से जो है अलग अलग होते हैं। केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है? नहीं, केवल विद्यालय का ही रोल नहीं होता है, इसमें जो है परिवार का रोल भी होता है, समाज का रोल भी होता है, हमारी संस्कृति का, शिक्षा का, सबका होता है। केवल आ गया ना तो ये वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल जहाँ पे भी देखे वो हमारा होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डैश प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीय कारक संस्था है। ठीक है, छोटे बच्चों में जो सामाजिकरण है, प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार। ठीक है, उसका परिवार ही उसकी प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पे परिवार किसी में भी नहीं है, तो पहला तो सही है। ठीक है, अब दूसरा और द्वितीय कारक किसको मान सकते हैं? पुस्तकालय, उसका विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? किस अवस्था में? देखिए, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था मतलब इंद्रजनित जो गामक अवस्था है, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में तो बच्चा इतना कुछ समझ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। मतलब बच्चा जो है अपना जो भी चीज़ें बताता है इंद्रियों का प्रयोग करके बताता है। तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, 7 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में भी जो है बच्चा जो है वर्तमान, भविष्य और बीते हुए कल के बारे में नहीं बता पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है ना आत्म केंद्रित होता है। उस वो सोचता है कि जो भी संसार में सब कुछ मेरा ही है, इतना नहीं सोच सकता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से
11 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल। इस अवस्था में बच्चा जो है अब धीरे-धीरे समझना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके सामने जो चीज़ें दिखाई जाएँगी उसको जो है उसके बारे में वो समझ बनाता है, समझ सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। तो यहाँ पे बोला है कि अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय के बारे में, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो है समझ बना लेते हैं, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है अपना हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे। एक दिन मैं जीन पियाजे जो टॉपिक पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग ऐसे टॉपिक है जिससे जो है सीडीपी में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आना है। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, आप लोग पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैं एक सही गाइड करते हुए ही बताती हूँ कि आप लोगों की जो एक अच्छा स्कोर कर सके। अब मुझे नहीं पता कि आप कितनी बातें सुनते हैं, कितनी मानते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी जो निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है, जो बुनियादी बेसिक जो है, बेसिक चिंतन किस रूप से, सहज क्रियाओं के रूप में नहीं, स्कीमा, संकेत, अवधारणा। तो जानिए कि सबसे बच्चा जो है स्कीमा, बुनियादी रूप से जो अगर बात करें तो स्कीमा, जो कुछ भी देखता है वो अपने स्कीमा में जो है फिट करता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है, ठीक है? तो कौन सा? सामाजिक, आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक और संवेग। तो याद रखिएगा, देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है लेव वाइगोस्की क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो है कौन सा विकास होगा? संज्ञानात्मक, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे डैश को आकार देते हैं, किसको? संस्कृति को, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने जो है थ्योरी दी है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है ना। तो ये संज्ञानात्मक विकास को किसके तौर से सामाजिक सांस्कृतिक के आकार देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है? उनके सिद्धांत पे ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उनके सिद्धांत से तो एक आना ही है, शायद तो आ जाए। तो ये भी आ सकता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया शब्द है वो वाइगोस्की का ही है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक एक मिनट लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर जो है बल दिया है? लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं, सहज क्रियाओं पर भी नहीं, स्कीमा पर भी नहीं। स्कीमा जीन पियाजे बात करते हैं इन सब के बारे में, ठीक है? भाषा पर जो है लेव वाइगोस्की भाषा के बारे में जो है भाषा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश यही रहती है कि एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर करूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना तो यही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, या इससे थोड़ा सा अलग आए तो आप लेकिन कर ले जाएंगे। नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नैतिक विकास के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और कौन बोलता है? लेव वाइगोस्की ने, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या बी.एफ. स्किनर? तो आप लोगों को बता दूं किसने? जीन पियाजे। नैतिक विकास की बात जो है जीन पियाजे भी करते हैं, तो ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए? जो वो शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां यूज़ करती है, जो टीचिंग मेथड यूज़ करती है, उसके बारे में जो है उसका कैसा नेचर होना चाहिए? तो उसका नेचर दृढ़ होना चाहिए, मतलब कि उसे को बिल्कुल मतलब कि बदले ही ना। गैर लचीला मतलब बदले ही ना। लचीला मतलब कि समय के अनुसार जो है बच्चे के अनुसार बदल सके, या अनजान होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग जो है बदल सके, तो उसमें जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसके मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? इसके परीक्षणों की जो है आलोचना क्यों करते हैं? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के लिए, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। आप देखिए बुद्धि लब्धि के जो भी परीक्षण है उसमें ये आलोचना क्यों की जाती है? तो ये तो होगा नहीं कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए, नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके प्रभाव से ग्रसित है, बिल्कुल जो है पुराने तरीके से ही ये ग्रसित है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन है, ये नहीं होगा। संज्ञान पर भावनाओं का प्रभाव, बिल्कुल नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिकथन में क्या बोला गया है? देखिए, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, एक विद्यार्थी है
उसको जो है प्रश्न दिया गया उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो अध्यापक को उसके अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभिभावक सॉरी ये सही है। अभिभावक का जो है उस बच्चे को जो प्रोत्साहित करे कि वो मौखिक तरीके से जो है ऑरली जो है अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से कम से कम अपेक्षा करती है। नहीं, कम से कम नहीं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कुछ जान सकता है अगर आप जो है उसे एक सही गाइड करें तो। कम से कम अपेक्षा रखती है, ये एक अधिक प्रभावशाली जो है नहीं है। अध्यापक जो है विद्यार्थियों को जब पढ़ा रही है तो उससे अपेक्षाएं भी अच्छा रखें, ऊपर रखें, उच्च रखें। तो ये तो हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही नहीं, केवल ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों नहीं, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। नहीं, ए सही है और आर गलत, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। जेंडर डैश निर्मित है, जबकि लिंग। जेंडर और लिंग क्या होता है? देखिए, जेंडर जो है सामाजिक तौर पे लोगों ने जो है अंतर बताए हैं कि स्त्री ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है। जैसे कि पुरुष जो है ऑफिस जा सकता है, स्त्री जो है घर में काम करे। जो लड़कियां हैं उनको मैथ्स नहीं आता, लड़कों को जो है मैथ्स आती है। तो ये जेंडर आधारित जो भेदभाव है। तो जेंडर निर्मित क्या है? सामाजिक है, ठीक है। जबकि लिंग क्या है? लिंग जो है ये बायोलॉजिकल है, तो ये नैतिक है। यहाँ पर जो है हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड, कि जो जेंडर है ये सोशल है और सॉरी सेकंड नहीं होगा। यहाँ पे जेंडर जो है सामाजिक है, सोशल है, जो कि सामाजिक तौर पे जेंडर को मतलब परिभाषित किया गया है। जबकि लिंग जो है ये बायोलॉजिकल है। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। दोनों सामाजिक दिखा इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को अगर अधिगम को अच्छा बनाना है तो अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या उसका रवैया होना चाहिए? देखिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बिल्कुल। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा कर दिया, आप विद्यार्थी को अनदेखा कर सकते नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उनको मिटा देना चाहिए, नहीं। उन्हें दमन करना चाहिए, नहीं। अध्यापक को अधिगम को अच्छा बनाने के लिए अधिगम की जो प्राथमिकताएं हैं, जो लर्निंग की प्राथमिकताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उसका रवैया क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है व्यक्तिगत रूप से जो है अलग अलग होता है। तो उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनका दमन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 करेक्ट होता है। देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब आप जो असेसमेंट लेते हैं उसका क्या उद्देश्य होने? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना? नहीं, अंक का पता लगाना जो है ये असेसमेंट नहीं कहलाता। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ, विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना उसके अंदर प्रगति हुई, इसका पता लगाना। बिल्कुल ये सही कह रहा है। आगे देख लेते हैं। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थी। देखो, असेसमेंट से आप विद्यार्थियों में सफल और असफल में बांट देंगे तो ये उसके अंदर अंतर करना हो गया, और ये बच्चे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, नहीं, ये भी आपका जो है गलत है। ग्रेड देना, ग्रेड के रूप में उसे जो है अंतर करना, ये सब गलत होता है। तो यहाँ पे जो है सीखने की बात है, आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा ने कितना सीखा, उसकी प्रगति कितनी हुई। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आप गलत नहीं करेंगे। इस तरह से डेली जो 15 से 20 मिनट अगर आप करते रहेंगे ना तो आप बहुत अच्छा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियों विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? देखिए, समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, नहीं। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। विद्यार्थियों को बंद अंत वाले प्रश्न पूछोगे तो इसमें आलोचना कहाँ कर पाएगा? तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उत्तर तुरंत ही दे देगा, ये भी जो है उसके अंदर चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा। कहाँ समालोचनात्मक चिंतन का आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? जब बच्चे को विचार विमर्श करने के लिए, डिबेट करने के लिए कहेंगे ना, तो उसके अंदर जो है समालोचनात्मक चिंतन जो है वो उसका विकास हो सकेगा। समालोचनात्मक चिंतन कब प्रोत्साहित होता है, कब आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? जब बच्चे जो है एक दूसरे के साथ जो है डिबेट करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित नहीं, उसको जो है आगे उत्साहित करना, ठीक है। निरुत्साहित नहीं, अंतःक्रिया बच्चा करेगा तो भी उसका जो है बहुत ज़्यादा वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो है समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए जो अध्यापक को विद्यार्थियों को विचार विमर्श के लिए जो है समय देना। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट
होगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों का सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।